नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में व्यापक अशांति फैल गई है। हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबर फैलते ही ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख अखबारों प्रथम आलू और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भारतीय दूतावास पर पथराव की भी खबरें हैं। हादी पर 12 दिसंबर को ढाका में मस्जिद से निकलते समय नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाई थी। उन्हें गंभीर चोटें आई और सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत को राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया और हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की और 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के कारवान बाजार में प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों को निशाना बनाया। डेली स्टार की रिपोर्टर जायमा इस्लाम सहित कम से कम 25 पत्रकारों को इमारत से बचाया गया। एक रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया था। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात हुई हिंसा के दौरान डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के दफ्तरों पर हमले किए गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के थोड़े बहुत पहले से टूटे घर पर भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारी घर के बचे हुए हिस्से को गिराने की कोशिश करते दिखे और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पोस्टर में आग लगा दी। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में अशांति फैल गई है। हालांकि खुद इंकलाब मंच के लोगों ने हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी से दूर रहने की अपील की। बांग्लादेश में भड़की हिंसा में देश की एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था छाया नेट को भी निशाना बनाया गया। ढाका के धानमंडी इलाके में स्थित छाया नेट के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। हिंसा के बाद दफ्तर के अंदर टूटे हुए फर्नीचर, जले हुए वाद्य यंत्र और बिखरी हुई चीजें देखी गई, जो रात भर चली हिंसा की गवाही दे रही हैं। संस्था के मुताबिक दुर्लभ किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र और कई सांस्कृतिक धरोहरें पूरी तरह नष्ट हो गई। हमले के वक्त वहां मौजूद कई छात्र छात्राएं डर और सदमे में रोते दिखाई दिए। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को समाप्त हो गया है। सत्र के आखिरी दिन कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में कुछ दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए, जिसके बाद उसे भी साइन डाई कर दिया गया। इस तरह संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, जो लगातार बहस और विरोध के कारण चर्चा में रहा। सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया। 18 दिसंबर की रात विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में 12 घंटे का धरना दिया। ये धरना उस बिल के विरोध में था जो मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी कानून लाता है। सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बावजूद विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास करा दिया। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है और इसे बिना पर्याप्त बहस के जल्दबाजी में पास किया गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद द्वारा पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, जिसे जी रामजी या वीबी रामजी विधेयक कहा जा रहा है, उसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे एंटी स्टेट और एंटी विलेज करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 वर्षों के योगदान को नष्ट कर दिया। उन्होंने इस संबंध में एक्स पर बड़ा ट्वीट किया है। राहुल गांधी इस समय जर्मनी की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। इस बीच संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों के नेताओं को चाय पर भी बुलाया। इस चाय पार्टी में पीएम मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि यह विधेयक संसद में बिना उचित जांच के जबरन पास कराया गया। विपक्ष की मांग थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को बदलने वाला कानून करोड़ों मजदूरों को प्रभावित करता है और उसे बिना कमेटी जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के पास नहीं किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा, यह डिजाइन में एंटी स्टेट और एंटी विलेज है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मनरेगा के नाम बदले जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की आत्मा निकालने जैसा है। शशि थरूर की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब संसद ने वीबीजी रामजी बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इस बिल को
पास कर दिया। मीडिया से बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ एक औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस योजना की मूल भावना पर हमला है जो देश के गरीब और ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देती थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने बिना पर्याप्त बहस के ये बिल पास कराया और इससे ग्रामीण रोजगार की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना बेहद शर्मनाक है। गुरुवार को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी भूलते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का फंड रोके जाने के बाद शुरू की गई राज्य की योजना कर्मश्री का नाम अब महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। अगर कुछ लोग महात्मा गांधी का सम्मान करना नहीं जानते हैं तो हम दिखाएंगे कि असली सम्मान क्या होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कर्मश्री योजना के तहत राज्य सरकार साल में 75 दिनों से ज्यादा रोजगार देती है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और बंगाल के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना आता है। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 106 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का चीन को निर्यात लगातार कमजोर बना हुआ है। 2021 में जहां निर्यात 23 अरब डॉलर था, वहीं 2022 में घटकर 15.2 अरब डॉलर रह गया। 2023 में ये 14.5 अरब डॉलर रहा और 2024 में मामूली बढ़कर 15.1 अरब डॉलर तक पहुंचा। 2025 में निर्यात के 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर चीन से भारत का आयात तेजी से बढ़ा है। 2021 में आयात 87.7 अरब डॉलर था, जो 2022 में बढ़कर 102.6 अरब डॉलर हो गया। 2024 में ये 109.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया और 2025 में इसके 123.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक इसी वजह से भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2021 के 64.7 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 94.5 अरब डॉलर हो गया और 2025 में से 106 अरब डॉलर तक पहुंचने की आशंका है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में दूषित खून चढ़ाए जाने के बाद 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की। सरकार ने ब्लड बैंक प्रभारी समेत 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच समिति का गठन 16 दिसंबर को किया गया था। निलंबित अधिकारियों में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल, लैब टेक्नीशियन राम भाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे शामिल हैं। इसके अलावा सतना जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। HIV से संक्रमित पाए गए बच्चे 12 से 15 साल की उम्र के हैं। इन बच्चों को सतना, जबलपुर और अन्य जिलों के अस्पतालों में जनवरी से मई के बीच खून चढ़ाया गया था। फरीदाबाद में एक 23 वर्षीय महिला शूटर ने होटल में दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें महिला की एक दोस्त भी शामिल है। पीड़िता शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 16 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ फरीदाबाद आई थी। पुलिस ने बताया कि 17 दिसंबर की शाम प्रतियोगिता खत्म होने के बाद महिला के दोस्त ने अपने परिचित गौरव को फोन कर मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा। गौरव अपने दोस्त सतेंद्र के साथ पहुंचा। इसके बाद चारों ने फरीदाबाद में ही रुकने और अगले दिन जाने का फैसला किया। आरोप है कि होटल में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपियों को कमरे में बंद किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब विवाद वाले वीडियो में लगातार विवादों में हैं। ये मामला सोमवार का है, जब पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जब नियुक्ति पत्र लेने आगे आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए विवाद और बढ़ा दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर नियुक्ति पत्र लेने आ रहे हैं तो चेहरा दिखाना चाहिए, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिला नौकरी नहीं लेना चाहती या जहन्नुम में जाना चाहती है तो ये उसका फैसला है। उस बयान के बाद नाराजगी और तेज हो गई। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि उन्हें महिला द्वारा नौकरी ठुकराने की खबर की जानकारी नहीं है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए
काम करते रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के एक बयान ने और विवाद बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। इस बयान को महिला विरोधी और अशोभनीय बताया गया। बाद में संजय निषाद ने कहा कि उनके बयान का मतलब गलत तरीके से पेश किया गया। इस घटना की देश और विदेश, खासकर पश्चिमी एशिया देशों में भी आलोचना हो रही है। नीतीश कुमार पर मुस्लिम परंपराओं के अपमान और आरएसएस एजेंडे पर चलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सस्ती सोच वाले हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नीतीश कुमार का ये व्यवहार शर्मनाक और दुखद है। रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो वेनेजुएला संकट में कोई घातक गलती, बड़ी गलती ना करे। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूस की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकेबंदी का आदेश दिया है। इससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव में नई बढ़ोतरी माना जा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार ने कहा है कि इस फैसले से उनके कच्चे तेल के निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वेनेजुएला ने अमेरिकी कदम के बावजूद कड़ा रुख दिखाया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि व्हाइट हाउस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे हालात बेकाबू हो जाएं। रूस ने साफ किया है कि वो अपने सहयोगी देश वेनेजुएला के साथ लगातार संपर्क में है और मादुरो सरकार का समर्थन करता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.